हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 20 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आज आपके सही हुए हैं। ठीक है, इसे आप लोग एक टेस्ट के रूप में समझ लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नायदा, इसमें आर साइलेंट होता है। नायदा यू नोर ही डैश कम टू मीट मी। यहां पर आपको बताना है डैश के स्थान पर इनमें से कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो देखिए, हमारा ग्रामर का रूल क्या कहता है दोस्तों, यदि दो सब्जेक्ट, ठीक ना, नायदा नोर ये कंजक्शन होता है हमारा। यदि दो सब्जेक्ट का मतलब वो नॉन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है सब्जेक्ट के रूप में। यदि दो सब्जेक्ट को नायदा नोर आयदा और नोट ओनली बट ऑल्सो नोर और या नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। ठीक ना, नजदीक जो सबसे पास में सब्जेक्ट होगा, चाहे ये प्लूरल है तो फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगर सिंगुलर होगा पास वाला सब्जेक्ट हमारा तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक ना, तो यहां पर क्या यूज होगा, पास वाले, इसके अकॉर्डिंग होगा। तो ही, अब ही के साथ हम यहां पर क्या लगाएंगे, तो टेंस चेक कर लेते हैं। देखिए, हैव तो लगा नहीं सकते, ठीक ना, ही के अकॉर्डिंग, क्योंकि ही हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मतलब सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। अब दोस्तों आर भी यूज नहीं होगा और ना ही वर होगा, हैज होगा। इस तरीके से आपको समझना है। वहीं पर आप लोग ये सेकंड वाला एग्जांपल देखिए। देखिए, पास वाले सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे इसमें, तो हिज फ्रेंड्स, यहां पर बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए, ठीक ना, एक से ज्यादा है यहां पर। तो यहां पर आपको पता चल गया पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो फ्रेंड्स यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, हैव। ठीक ना, हैव आपको पता है प्लूरल होता है। इसी तरीके से अब अगर इंटेरोगेटिव आ जाए तो फिर ये भी ध्यान में रखिएगा, पास वाला जो यहां पर रहेगा, ठीक ना, हेल्पिंग वर्ब से, तो यहां पर हैज यूज हुआ है, ध्यान रखिए। सेकंड क्वेश्चन, ही एज वेल एज हिज पेरेंट्स डैश कमिंग। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का रूल अलग है। देखिए, यहां पर दो सब्जेक्ट, ठीक ना, एज वेल एज कंजक्शन से कनेक्ट है, तो यहां पर आखिर हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा या सिंगुलर। तो देखिए, हमारा ग्रामर का रूल क्या कहता है, यदि दो सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के रूप में दोस्तों वो नॉन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और नॉन फाइनेंस वर्ब भी हो सकता है। आपको बताया था ना कि नॉन फाइनेंस वर्ब का यूज हम एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। ठीक है ना, यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नोट, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, इनसे अगर दो सब्जेक्ट मतलब दो नॉन या दो प्रोनाउन कनेक्ट हो, ठीक है ना, तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। वो वाला रूल क्या था, फर्स्ट वाला, उसमें हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया था वो पास वाले, ठीक है ना, पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया था। लेकिन यहां पर हमारा रूल क्या कह रहा है कि अगर इन सभी कंजक्शन से दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो, दो नॉन या प्रोनाउन कनेक्ट हो, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज होगा। तो यहां पर क्या यूज होगा, देखिए, ही के अकॉर्डिंग यहां पर हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो हैव का यूज तो हो नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि ही जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर हमारा प्रोनाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, ना ही वर यूज होगा और ना ही आर यूज होगा, यहां पर इज यूज होगा। देखिए, थर्ड क्वेश्चन दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछा गया है। ए ब्लैक एंड व्हाइट गॉन डैश वॉट बाई हर। अब इस सेंटेंस में आपको बताना है डैश के स्थान पर इनमें से कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा या सिंगुलर। तो देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि जब भी किसी सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे या मेन वर्ब का यूज करेंगे, तो उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग करेंगे। हम चेक करेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है ये प्लूरल नंबर में है या सिंगुलर नंबर में है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है या प्लूरल प्रोनाउन है, नॉन है या नॉन है। प्रोनाउन में कहने का मतलब ये है कि प्रोनाउन होता है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्लूरल और सिंगुलर। बाकी तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में नॉन और प्रोनाउन दोनों यूज कर सकते हैं। तो नॉन आप देखिए ये सिंगुलर में है या प्लूरल में, तो नॉन से पहले दोस्तों आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहां पर यार दो दो एडजेक्टिव यूज कर लिया गया है, तो इसी वजह से हम कंफ्यूज है कि यहां पर दो गॉन है या एक ही है। तो देखिए दोस्तों, ग्रामर का रूल हमारा क्या कहता है ना, जब भी किसी नॉन से पहले अगर दो एडजेक्टिव का यूज किया जाता है और पहले वाले एडजेक्टिव से पहले अगर कोई आर्टिकल यूज किया जाता है, ठीक ना, और दूसरे वाले एडजेक्टिव में आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है, केवल पहले वाले में, तो समझ लीजिए कि वो जो हमारा नॉन है ना वो सिंगुलर में है। तो यहां पर हम वॉइस के यूज करेंगे, ठीक ना, हैव, वर और आर का यूज नहीं होगा। देखिएगा यहां पर
देखिए अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब यहीं पर आप इस एग्जांपल को देखिए, देखिए द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। अब यहां पर जो है ना द आर्टिकल दोनों जगह लगा है, इससे क्या है ना कि दो व्यक्ति, इससे हमें दो व्यक्ति का बोध हो रहा है, एक डायरेक्टर अलग है और प्रोड्यूसर अलग है। लेकिन यहीं पर हम यहां से द हटा देते तो यहां पर हमें हमारा जो सब्जेक्ट होता ना वो एक ही हो जाता, मतलब डायरेक्टर जो है वो भी वही प्रोड्यूसर ही है, ठीक है ना। वो एक व्यक्ति जो है वो डायरेक्टर भी और प्रोड्यूसर भी है, तो यहाँ पर हम हैज जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो ये है ग्रामर का रूल, ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ही इज बोथ इंटेलिजेंट डैश हार्ड वर्किंग। तो देखिए दोस्तों, बोथ कंजक्शन के बाद हमेशा एंड का यूज होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ही कम्स डैश यू विल गो। जब वह आएगा तुम जाओगे, तो यहां पर कौन सा मतलब कंजक्शन यूज होगा? तो देखो बस यहां पर कोई सा भी कंजक्शन इनमें से यूज नहीं होगा, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक ना। जब दो क्लॉज आपस में कनेक्ट हो और एक हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो तो दूसरा हमारा मेन क्लॉज होता है, और मेन क्लॉज में बस यहाँ पर कॉमा का यूज होता है, बाकी यहाँ पर कोई भी कनेक्टिंग वर्ड मतलब कंजक्शन यूज नहीं होता। में दोस्तों आपको बताना है इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड पोजेसिव प्रोनाउन है। देखिए पोजेशन का मतलब होता है दोस्तों अधिकार, स्वामित्व। तो पोजेसिव जो प्रोनाउन होता है ना उससे अधिकार, स्वामित्व का बोध होता है। वैसे ही सेम पोजेसिव एडजेक्टिव में भी होता है। तो आप चेक कीजिए, स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूं। देखिए पेन दोस्तों ये हमारा नॉन है, और डैट जो है ना नॉन से पहले ही यूज हुआ है, ठीक ना। तो इसके बारे में कुछ बता रहा है, तो डैट जो है ना ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और न्यू जो है ना ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक ना। उसके बाद वट हमारा कंजक्शन है, और इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ब्लैक हमारा जो है एडजेक्टिव है। इसमें माइन जो है ना, देखिए माइन से हमें पोजेशन का, अधिकार का बोध हो रहा है, तो माइन हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है। अब दोस्तों पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो चलिए स्टार्टिंग से समझते हैं। देखिए दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना, देखिए जब भी किसी सेंटेंस में हम एज अ सब्जेक्ट के रूप में अगर कोई प्रोनाउन यूज करेंगे ना तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सब्जेक्टिव, जिसे हम नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन कहते हैं, ठीक ना। तो वो ये वाला यूज होता है एज अ सब्जेक्ट के रूप में। अगर वहीं पर अगर हम उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट में अगर हम कोई प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो वहां पर जो है ना नॉमिनेटिव जो हमारा ये प्रोनाउन है इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, ठीक है ना। नॉमिनेटिव केस को ही सब्जेक्टिव केस कहते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। तो ये होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस। मैंने पूछा था चैनल पे, बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत बताया था, उनको पता ही नहीं है, ठीक है ना। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पॉजेसिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना ये दोस्तों नॉन के पहले यूज होंगे, ठीक है ना। और जो पॉजेसिव प्रोनाउन है ये बिना नॉन के यूज हो सकते हैं। देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब आपको पता है, प्रोनाउन का यूज आप सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। तो पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज भी सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है ना। ये नॉन या प्रोनाउन से पहले नहीं होता। माइन, आई का पॉजेसिव आई का अगर आपसे पॉजेसिव प्रोनाउन पूछा जाए तो माइन होता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव पूछा जाए तो माई होता है। वी का पॉजेसिव प्रोनाउन पूछा जाए तो आवर्स होता है, एस लगा दीजिएगा, ठीक ना। और अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव पूछा जाए तो आवर होगा, जैसे आवर कंट्री इज इंडिया। तो आवर जो लगाया ना वो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। कंट्री जो है हमारा ये नॉन है, अब नॉन से पहले जो है ना आप एडजेक्टिव का यूज करेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो ये वाला यूज होगा ना कि ये वाला, ठीक ना। सेम वैसे ही आई होप समझे होंगे आप लोग। और सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ये आपका पैसिव और एक्टिव वॉइस में भी काम आएगा। जैसे यहां पर इस वाले सेंटेंस में देखिए आई टीच हिम। अब आपको पता है दोस्तों एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, तो हिम को जो है ना, हिम आपको पता है ही का ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसको सब्जेक्टिव केस में चेंज करना होगा, क्योंकि जब भी हम प्रोनाउन का यूज किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो वो हमारा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। देख लीजिए यहां देख सकते हो, तो ऑब्जेक्टिव केस को इसमें चेंज करना होगा, ठीक है ना। आई होप आप लोग समझे होंगे। और जब हम प्रोनाउन का यूज एज अ मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। जैसे आई का यहां पर हमने मी में चेंज कर दिया, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हो आई का मी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। पॉजेसिव प्रोनाउन हमारा माइन है। देखिए दिस क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है। अब माई
माई से पोजेशन का पता चल रहा है, ठीक ना, अधिकार स्वामित्व का। अब इसका यूज कहां पर कैसे किया गया, देखिए कार आपको पता है नॉन है, और नॉन से पहले किया गया है, इससे पहले न्यू है, न्यू भी हमारा एडजेक्टिव है। अब इससे पहले माई का यूज किया गया है, तो माई से स्वामित्व का पता चल रहा है, तो ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। वहीं पर योर्स जो है ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव बताना है, इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड न्यूमरल एडजेक्टिव है। अब दोस्तों न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है, अगर ये पता होगा जब भी तो आप बता पाओगे ना। तो देखिए, ऐसे एडजेक्टिव जिससे संख्या का बोध हो उसे हम न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं, और इसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहा जाता है। अब अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनिट और एक होता है इंडेफिनिट। अब डेफिनिट से निश्चित संख्या का बोध होता है, और इंडेफिनिट से अनिश्चित संख्या का बोध होता है, वहां पर हमें कंफर्म नहीं होता है कितनी संख्या में है। तो डेफिनिट जो एडजेक्टिव होते हैं इसमें कैसे वर्ड्स आते हैं, देखिए कैसे एडजेक्टिव आते हैं। 5 बॉयज 5th क्लास, ठीक ना, ये आ गए। अब इंडेफिनिट में आप लोग देखेंगे तो इसमें फ्यू, सेवरल, सम ये आ जाते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारा डेफिनेट एडजेक्टिव होता है ना, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं डेफिनेट एडजेक्टिव। एक होता है कार्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल। तो कार्डिनल में जो है ना ऐसे आपको एडजेक्टिव देखने को मिलेंगे 1 2 3 4, ठीक ना। और ऑर्डिनल में ऑर्डर का पता चलेगा, ठीक ना, मतलब जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, इस तरीके से। देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हो, ठीक ना। आई होप आप लोग समझे होंगे। तो इतना डीप एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बस आपसे ये पूछ लिया जाएगा न्यूमरल एडजेक्टिव कौन सा है। तो देखिए जिससे हमें संख्या का बोध हो। 4, आपको बताना है यहां पर इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। तो देखो गाइस, जब भी हम व्हीकल्स वाहन के द्वारा यात्रा करते हैं तो हम बाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे बाई कार, बाई बस, ठीक ना। इसी तरीके से जब हम पैदल यात्रा करते हैं तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यहां पर दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हो। देखिए इस सेंटेंस में आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्ड जो है ना एडवर्ब है। चलिए हम चेक करते हैं। एडवर्ब आपको पता है दोस्तों, जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब खुद की भी विशेषता बताता है, ठीक ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें कौन सा जो वर्ड है ये एडवर्ब है। इन ऑप्शन में से बताना है, हो सकता है इसमें दो एडवर्ब हो, लेकिन जो दे रखा है वही तो इसमें हम देखेंगे ना। तो देखिए सी हमारा प्रोनाउन है, डज नोट, यहाँ पर डज आपको पता है, डज क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और नोट जो है ना दोस्तों, नोट पता है क्या है, ये हमारा एडवर्ब होता है, क्योंकि यहां पर डू के साथ यूज किया गया है और कार्य के बारे में कुछ बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो वर्ब क्रिया की विशेषता बता रहा है ना, तो नोट भी एडवर्ब होता है। उसके बाद लाइक आपको पता है ये हमारा वर्ब है। हिम आपको पता है ही का ऑब्जेक्टिव केज है। और सिंस ही आपको पता है प्रोनाउन है। उसके बाद हैज आपको पता है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा वर्ब है चीटेड। मैनी आपको पता है क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। अब कौन सा एडजेक्टिव है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, और ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव है, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है, जहां पर संख्या का स्पष्ट पता ना चले, ठीक ना। और पीपल आपको पता है नॉन है। तो सिंस जो है ना यहाँ पर, ये दोस्तों हमारा एडवर्ब है। देखिए सी डज नॉट लाइक हिम, मतलब वो उसे पसंद नहीं करती है, चूंकि ही हैज चीटेड मैनी पीपल, उन्होंने बहुत सारे लोगों को चीट किया है, ठीक ना। तो यहीं पर पसंद नहीं करती है, रीजन, रीजन का बोध हो रहा है, वर्ब के बारे में ही बता रहा है क्यों नहीं पसंद करती है, ठीक ना, क्योंकि कोई रीजन है यहाँ पर, चूंकि। तो एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाता है सिंस, तो ये एडवर्ब है हमारा। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वैसे नोट भी था यहाँ पर, लेकिन नोट ऑप्शन में नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है एडवर्ब ऑफ टाइम आपको बताना है, इनमें से कौन सा जो वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक ना। चेक करते हैं। द मैच यहाँ पर एज अ नॉन के रूप में यूज किया गया है, सब्जेक्ट के रूप में, ये हमारा नॉन है। विल भी यहाँ पर हमारा आपको पता चल गया हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेड पता चल गया ये आपको वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब ये जो है ना द मैच विल बी प्लेड टुमारो, इसका मतलब क्या है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक ना। अब जो मैच है ना वो कल खेला जाएगा, तो यहां पर आप लोग देखिए खेला जाएगा, खेला क्रिया, खेला क्रिया हुआ ना। अब क्रिया की विशेषता बता रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, क्रिया की विशेषता बताने वालों को क्रिया विशेषण कहेंगे, वो हमारा एडवर्ब हो गया। तो टुमारो जो है ना ये हमारा एडवर्ब है। अब दोस्तों टुडे, देखिए टाइम का पता टुमारो से भी पता चल रहा है और टुडे से भी पता चल रहा है, लेकिन टुडे का यूज यहाँ पर एज अ नॉन के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, ठीक है। इससे पता तो चल रहा है टाइम का, लेकिन ये कोई क्रिया के बारे में विशेषता नहीं बता रहा है, तो टुमारो यहाँ पर हमारा एडवर्ब है, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए देखिए ऑप्शन में सी, ए और बी दोनों दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इस सेंटेंस का जो है ना पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक ना। तो देखिए
आपको पता है दोस्तों, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है। अब इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, या इट का सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस क्या है, क्योंकि इट यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया गया है, इट का इट ही होता है। ठीक है ना, तो इसको सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो इसको सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, तो इट का सब्जेक्टिव केस इट ही होता है। अब इट के बाद दोस्तों हम चेक करेंगे ये कौन सा टेंस में है, तो ये प्रेजेंट में है। ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट में है। तो यहां पर हम ये देखेंगे इट के साथ हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो देखिए टू, जैसे आई हैव टू गो, आई एम टू गो, तो ये वाला है टू और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला ये हमारा सेंटेंस है। तो इज के बाद पता सॉरी इट के बाद हमारा इज का यूज होगा, इट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इट इज। अब इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है ये भी मैं आपको शो कर देता हूं। देखिए स्ट्रक्चर हमारा ये है, जैसे हम इट को यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, कहां पर, तो ये पैसिव वॉइस में इट। अब उसके बाद हमें इज करना है, ठीक है, इज का यूज हेल्पिंग वर्ब इट के अकॉर्डिंग, तो इट इज। अब ये वाला स्ट्रक्चर आप फॉलो कर लीजिए, इट इज टू बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इट इज टू बी डन, ठीक है, इट इज टू बी डन और बाई करके आई का ऑब्जेक्टिव केस मी में चेंज कर दीजिए, इट इज टू बी डन बाई मी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इट इज टू बी डन बाई माइन, इट इज टू बी डन, सी होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, इसको आप हैज कर लीजिएगा। ठीक ना, देखिए दिस वर्क ये हमारा जो है पैसिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होगा, तो दिस वर्क, अब इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो दिस वर्ब हमारा क्या है, ये दोस्तों हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हैव का यूज नहीं कर सकते, हैज का यूज होगा। तो दिस वर्क हैज और टू, उसके बाद वी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दिस वर्क हैज टू बी फिनिश्ड बाई मी, दिस वर्क हैज टू बी फिनिश्ड बाई मी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना, यहां पर ये क्वेश्चन आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है ना, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पहले तो आपको ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्टिव केस में चेंज करना होगा, तो मी जो है ना यहां पर आई का ऑब्जेक्टिव केस है। अब जब हम पैसिव वॉइस में इसको सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो मी को हम नॉमिनेटिव केस, जिससे सब्जेक्टिव केस कहते हैं, उसमें चेंज कर देंगे, तो मी का नॉमिनेटिव केस आई होता है। ठीक है, तो आई हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक ना, और सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, तो यहां पर हम वाज का यूज करेंगे, तो आई के साथ वाज का यूज कर सकते हैं, वर्ब का यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, अब आई वॉज, अब इसके बाद आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, तो आई वॉज गिवन, ठीक ना, आई वॉज गिवन अ बुक टू रीड बाय द टीचर। ठीक है ना, इनमें सब चेक करते हैं ए एंड सी में कौन सही हो सकता है। आई वॉज गिवन अ बुक टू रीड बाय द टीचर, आई वॉज गिवन अ बुक, तो देखिए सी गलत है क्योंकि यहां पर टू प्रीपोजिशन का यूज नहीं हुआ है, ऑप्शन ए सही होगा। इस क्वेश्चन में आपको बताना है नॉन फाइनाइट्स वर्ब कौन सा है, और ये क्वेश्चन दोस्तों मैं चैनल पे भी पूछ चुका हूं, बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है। देखिए मैंने आपको बताया था दोस्तों, नॉन फाइनाइट्स वर्ब जो है ना ये कुल 3 प्रकार के होते हैं। देखिए यहां पर एक होता है दोस्तों इन्फिनेटिव, दूसरा होता है जेरन और तीसरा होता है पार्टिसिपल। और वो जो क्वेश्चन है ना वो पार्टिसिपल से पूछा गया है, मतलब नॉन फाइनाइट्स वर्ब का ही ये प्रकार है। 3 टाइप्स के होते हैं ना नॉन फाइनाइट्स वर्ब, एक होता है हमारा इन्फिनेटिव, दूसरा होता है जेरन और तीसरा होता है पार्टिसिपल। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है, लेकिन फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पार्टिसिपल का यूज कहां पर और किन अर्थों में किया जाता है, पहले ये समझिए। देखिए जो पार्टिसिपल होता है ना, इसमें एक आता है आईएनजी फॉर्म वाला और एक आता है पास्ट पार्टिसिपल, प्लेड मैच, ठीक ना। देखिए आया ना, अब मैं आपको बताता हूं कैसे पहचान सकते हो। जो पार्टिसिपल जो होते हैं ना, पास्ट पार्टिसिपल, इसमें क्या है कि यह वर्ब तथा एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। मतलब वो जो पार्टिसिपल जो वर्ड होगा, जो हमारा वर्ब होगा, उससे जो है ना आपको एडजेक्टिव और वर्ब दोनों की विशेषता प्रकट होगा, दोनों का गुण उसमें छिपा होगा। ठीक ना, कैसे समझाता हूं मैं आपको। देखिए जैसे ये वाला सेंटेंस देखिए, रनिंग जो है यहां पर, देखिए आपको पता है वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होता है वो जेरन भी होता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। ठीक है ना, अब इनका यूज कैसे किया जाता है ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होता है आईएनजी वाला, ठीक है ना, इसका यूज मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है और इसका यूज नॉन फाइनाइट्स वर्ब के रूप में भी किया जाता है। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है, तो यहाँ पर रनिंग जो है ना ये हमारा नॉन फाइनाइट्स वर्ब नहीं है, लेकिन वहीं पर ये वाला रनिंग जो है ना नॉन फाइनाइट्स वर्ब है, क्योंकि
ये पार्टिसिपल है नॉन फाइनेंस वर्ब का प्रकार। और पार्टिसिपल क्या कहता है, मतलब जिससे आपको एडजेक्टिव और वर्ब दोनों की विशेषता का प्रकट हो, मतलब दोनों का गुण छिपा हो। अब देखिए, ही सो आर रनिंग कैमल, मतलब उन्होंने जो है ना एक दौड़ता हुआ कैमल देखा। तो कैमल नॉन है, कैमल और नॉन के बारे में रनिंग कुछ बता रहा है, वर्ड की भी विशेषता छुपा हुआ है और थोड़ा एडजेक्टिव का भी अर्थ आ रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है। इसी तरीके से आप लोग देखोगे तो द वर्क हैज टायर्ड हिम, अब यहाँ पर टायर्ड जो है ना यहाँ पर एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है, लेकिन वहीं पर यहाँ पर अगर देखेंगे तो मैन से पहले यहाँ पर यूज किया गया है टायर्ड, जो कि एज अ सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं नॉन फाइनेंस वर्ब का यूज, और ऑब्जेक्ट के रूप में भी। तो टायर्ड जो है कुछ बता रहा है आपको, वर्ब भी देखने में लग रहा है और मैन की विशेषता भी बता रहा है। तो यहाँ पर एज अ किसमें, नॉन फाइनेंस वर्ब मतलब कि पार्टिसिपल के रूप में यूज किया गया है। और देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़ भी सकते हो, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। और देखिए मोस्टली 80% स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर वॉचिंग जो है ये नॉन फाइनेंस वर्ब होगा, जबकि वॉचिंग यहाँ पर उन्हें क्या लग रहा है ना कि वॉचिंग जो है ये जेरन है, और जेरन नॉन फाइनेंस वर्ब का प्रकार है, क्योंकि उनको बताया था कि जो जेरन होता है वो आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म वाला होता है, तो उन्हें लग रहा है कि इसमें आईएनजी फॉर्म है, जबकि यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये मेन वर्ब है। प्लेड जो है ना ये हमारा नॉन फाइनेंस वर्ब है, क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल है और दोनों का अर्थ आ रहा है। मैच जो है खेला जा चुका है, जो कि पुराना हो चुका है, प्लेड और वर्ब का रूप भी शो हो रहा है इससे। क्वेश्चन में भी आपको बताना है कौन सा वर्ड नॉन फाइनेंस वर्ब है। देखिए दोस्तों पहले चेक कर लेते हैं। देखिए लुकिंग फॉरवर्ड जो है ना ये आपको पता है यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है। अब इसके बाद टू प्रीपोजिशन के यूज किया गया है। तो हमने तो ये पढ़ा था कि टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हमारा इन्फिनेटिव होता है, जो कि नॉन फाइनेंस वर्ब का ही प्रकार है, तो ये हमारा नॉन फाइनेंस वर्ब होगा। लेकिन यार यहाँ पर तो हमारा मीटिंग जो है यहाँ पर आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म में आ गया, तो अब हम क्या करें। तो देखो गाइस क्या कहते हैं ना, देखिए कुछ ऐसे फ्रेज, कुछ ऐसे एडजेक्टिव, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके बाद अगर टू प्रीपोजिशन का यूज हो तो हमेशा जो है ना वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। ये वर्ड्स यहाँ पर सीमित है, यही है, इसे बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो आईएनजी फॉर्म टू के बाद जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये क्या है हमारा नॉन फाइनेंस वर्ब है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज डिजायर टू सी मी अगेन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें हिज डिजायर टू सी मी अगेन, इसमें बताना है कौन सा जो है नॉन फाइनेंस वर्ब है। तो टू सी जो है ना ये नॉन फाइनेंस वर्ब है। अब आप लोग कहेंगे कि सर टू सी तो यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है, तो यहाँ मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं किया गया, सेंटेंस का अर्थ समझो, उसकी इच्छा है मुझसे दोबारा मतलब कि देखने की, ठीक ना। तो यहाँ पर देखने की कोई वर्ब और क्रिया यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक ना। ये सिंपल मतलब कि सेंटेंस है। टू सी इससे पता चल रहा है कि ये नॉन फाइनेंस वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैड नो चॉइस बट टू ऑबी, बट का यूज यहाँ पर के अलावा के अर्थ में किया गया, मतलब आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, मतलब उसको ऑबी मतलब यहाँ पर आपको पता है आज्ञा का पालन करने की, ठीक ना। तो यहाँ पर टू वर्ब की टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो ये क्या है हमारा नॉन फाइनेंस वर्ब, मतलब ये हमारा नॉन फाइनेंस वर्ब होगा, ऑप्शन सी है। तो वैसे ये इन्फिनेटिव लेकिन नॉन फाइनेंस वर्ब का ही प्रकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सो आ रनिंग कैमल, रनिंग जो है यहाँ पर हमारा नॉन फाइनेंस वर्ब है, वैसे है क्या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रकार किसका है नॉन फाइनेंस वर्ब का। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको बताना है दोस्तों, ठीक है ना, आपको चेक करना है। ग्रामर का रूल मैंने आपको बता दिया है, और अगर आप सही नहीं बताते हैं तो मैं करेक्ट करूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप सभी इस क्वेश्चन में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा।